आज मैं अंत में आदरणीय अमित भाई जी को हमने इस अनुष्ठान के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सहर्ष हमें इतना समय दिया। बहुत तरह की व्यस्तताएं हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं। आज भारतीय राजनीति में एक साथ चंद्रगुप्त की नीति और चाणक्य के शासन के कोई मूर्त दर्शन होते हैं तो हमारे अमित भाई में होते हैं। और 18-18, 20-20 घंटे, रात को 12-12, 2-2, 4-4 बजे तक पुरुषार्थ करते हैं। और वह एक दिन का पुरुषार्थ नहीं, 365 दिन का पुरुषार्थ, केवल भारत माता को अपनी आराध्य मान करके। और मात्र किसी एक, वो तो एक प्रतीक बन जाता है, एक साधन बन जाता है पार्टी। लेकिन अमित भाई जी को मैंने बहुत गहराई से देखा है, भारत माता को अपनी आराध्य मान करके एक एक पल जीने वाला और अपना सर्वस्व अर्पण करने की भावना रखने वाला कोई व्यक्तित्व है तो हमारे अमित भाई शाह जी। और आचार्य कुलम के साथ, पतंजलि योगपीठ के साथ, पतंजलि योगपीठ की तमाम सेवाओं के साथ उनकी अनन्य प्रीति है। और आज उन्होंने इस शिक्षा की क्रांति का, इस शिक्षा की आज़ादी का, इस भारतीय ऋषिजान परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा के संकल्प का शंखनाद किया है, उसका लोकार्पण किया है। हम अभिभूत हैं। उन्हें पूरा दिन का समय आज इस पतंजलि योगपीठ के पुण्य अनुष्ठान के लिए दिया है। आज कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। मैं भोर में जब हमारे मीडिया के बंधुओं से बात कर रहा था तब मुझसे पूछ रहे थे, स्वामी जी आज कोर्ट से एक बड़ा निर्णय आने वाला है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जा सकती है या कहीं पर भी खुदा को याद किया जा सकता है। तो मैंने शास्त्र के आधार पर और सत्य के आधार पर एक बात कही थी कि भगवान तो सृष्टि के कण-कण में है, ईशावास्यमिदं सर्वम। और मुसलमान भी कहते हैं कि वो खुदा, वो अल्लाह सृष्टि के जर्रे जर्रे में है। तो जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में है उसके बैठने के लिए कोई एक जगह विशेष तो नहीं तय की जा सकती। कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया कि भगवान को तो आप खुदा को तो कहीं भी याद कर सकते हो। अच्छी बात है। और सत्यमेव जयते, सत्य तो कहना ही चाहिए। और हमारे न्यायालय ने यह जो सत्य की अभिव्यक्ति दी उससे हमारा और विश्वास हमारी न्यायपालिका पर मजबूत होता है। और हमें विश्वास है राम इस राष्ट्र की अस्मिता है, इस राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान है। वह हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारा चरित्र है, राम हमारा सम्मान और स्वाभिमान। वो हमारे पूर्वज, हम उनके वंशज और राम के प्रतिरूप बन करके भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के हमारे कोट कोट ऋषिमुनियों के सपनों का भारत बनाना ही हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय है। और आज हम सब संकल्पित हैं कि हमें, जैसे अपने सभी महापुरुषों ने कहा, इस अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए जो जो हमें भारत माता की सेवा करनी है उसके लिए हम सब ने अपने अपने स्तर पर पुरुषार्थ किए हैं, अपना अपना योगदान दिया है, इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहता हुआ कि आज का अंतिम उद्बोधन प्रबोधन आदरणीय अमित भाई जी का होना है। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में ये गौरव प्रदान किया पतंजलि योगपीठ को। मैं एक बार हमारे संत परंपरा के गौरव, हमारे ऋषि परंपरा के गौरव पूज्य स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर प्रातःस्मरणीय अवधेशानंद जी महाराज जी, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, पूज्य गुरुदेव और सभी हमारे संत महापुरुषों की ओर से, पूरे उत्तराखंड की ओर से, पतंजलि योगपीठ और पूरे देश भर से आए हुए हमारे पतंजलि के पूरे परिवार की ओर से, श्रद्धेय आचार्य जी की ओर से मैं एक बार पुनः आदरणीय अमित भाई जी का सबके ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार करतर ध्वनि के द्वारा उनका सत्कार करता हुआ उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें, अपनी प्रेरणा से सबको उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। आचार्य कुलम के लोकार्पण के लिए, नूतन इमारत के लोकार्पण के लिए बाबा रामदेव जी ने मुझे यहाँ
उपस्थित रहने का मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले रामदेव जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज पूरी आचार्य कुलम की गतिविधियों को साथ में चलकर आचार्य बालकृष्ण और पूज्य रामदेव जी ने मुझे समझाया है, दिखाया है, उसकी सिद्धियों से परिचित भी कराया है, और सिद्धि जिस कारण से आती है वो प्रक्रिया और पुरुषार्थ से भी परिचित कराया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने बहुत सारे विद्यालय, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बहुत गुरुकुल भी देखे हैं, मगर आज मैं आश्चर्यचकित भी हूं और अभिभूत भी हूं कि इतनी बारीकी से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इतनी बारीकी से मुहिम आयोजन जो किया गया है, इसी का नतीजा है कि सीबीएसई की परीक्षा में देश में सर्वप्रथम अगर कोई संस्थान आया है तो पतंजलि का आचार्य गुरुकुलम आया है। मित्रों, अभी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अवधेशानंद जी और बाबा रामदेव ने, तीनों ने वैदिक शिक्षा परंपरा पर हम सबको इसकी जरूरियात के बारे में बताया। मैं तीनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस दिशा में मेरे विचार आपसे प्रबल है। एक क्षण भी, एक तनिक भी इससे कम इसकी जरूरियात मैं नहीं समझता। और ये संयोग ही है कि बाबा ने आज इस काम के साथ मुझे जोड़ा है। बाबा कितनी भी कठिनाइयां आए, लक्ष्य को नजर के सामने रखकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, और इसी के कारण आज इतना बड़ा काम अपनी संस्कृति और स्वदेशी के लिए हमें दिखाई पड़ता है। मगर जब तक शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधार नहीं होते, ये सारी चीजों का, ये सारे परिवर्तनों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पूरा शरीर स्वस्थ हो मगर शरीर के खून के अंदर विकार हो, कोई रोग हो, तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि खून शरीर के रग रग में 24 घंटे अहरनिश बहता रहता है और पूरे शरीर को बीमार करता है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है तो ये जो हमारा कितना भी प्रगति होती है इसका कोई मतलब नहीं होता। और शिक्षा से प्राप्त संस्कार से ही विकार मुक्त खून समाज की धमनी और शिराओं में बह सकता है, इसके बगैर नहीं बह सकता। और मुझे भी जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे हटकर मेरे दादाजी ने घर पर कुछ गुरुओं को रखकर पढ़ाने का प्रयास किया है। मैं ये पद्धति को भी जानता हूं और उसका मेरे जीवन में जो फायदा हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में फायदा हुआ है, इसको भी मैं भली भांति जानता हूं। मैं निश्चित ही मानता हूं बाबा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिसको लक्ष्य मानकर चल रहे हो, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। वो देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और अंत में कहे तो पूरे विश्व के लिए नितांत जरूरी आवश्यकता है और इसको पूर्ति करना सबका धर्म है। हमारे वैदिक शिक्षा में, हमारे उपनिषदों के अंदर मैनेजमेंट हो, प्लानिंग हो, आयोजन हो, मेघा, स्मृति, तर्क, विश्लेषण, व्याकरण, मीमांसा, ये सारी चीजों को समाहित कर कर एक सर्वांगीण शिक्षा का प्रयोग सालों से हमारे यहाँ होता है।
जैसे गोविंद गिरी जी ने कहा कि एक लंबा कालखंड जो गुलामी का आया, उन्होंने हमारे मर्म स्थान पर आघात किया। शायद मुगलों के शासन में इतना नुकसान नहीं हुआ था, राज्य गया था, सिंहासन गया था, मगर हमारी शिक्षा पद्धति हमने संजो कर रखी थी जो पीढ़ियों को बनाती थी। मगर अंग्रेजों ने हमारे मर्म स्थान पर आघात किया। हमारी शिक्षा पद्धति क्लार्क बनाने की शिक्षा पद्धति बना दी और बच्चे का सर्वांगीण विकास का जो हमारा संपूर्ण शिक्षा पद्धति थी, उससे हम विमुख होते गए। और मैं मानता हूं कि अभी जिस प्रकार से इसकी चकाचौंध खड़ी कर दी गई है, इसमें से बाहर लाना समाज को, देश को बहुत बड़ा पुरुषार्थ मांगता है। एक प्रकार की लघुता ग्रंथि के निर्माण सदियों की गुलामी के कारण हमारे अंदर हुआ है कि हमारा जो है उससे पश्चिम से आया है वो बेहतर है, पश्चिम का अच्छा है, इसके स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले कहा था कि सब दिशाओं से अच्छे विचार मुझे प्राप्त हो, हे ईश्वर स्वीकारने की मुझे क्षमता देना। पश्चिम का अच्छा स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर लघुता ग्रंथि से प्रेरित हमारा जो श्रेष्ठ है उसको हम लघु मानने लगे तो उस दिशा में जाने से अब वापिस आने का समय आ गया है। और मैं मानता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति के जो उच्चतम गुण है उसको पुनः प्रस्तापित करने का समय आया है और अच्छे कर्मचारियों की जगह अच्छे मैनेजमेंट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के अच्छे एक्सपर्ट की जगह मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी तो आती ही हो, मगर एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े। इसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, ये नितांत जरूरी है। और मैं मानता हूं, मुझे ये इतने बड़े समारोह में मीडिया के सामने कहने में भी संकोच नहीं है कि एक सदी से स्वदेशी की बात होती थी, एक सदी से योग के पुनरुद्धार की बात होती थी, पुनः प्रतिष्ठा की बात होती थी, और एक सदी से संस्कृति के जागरण की बात होती थी। मगर योग और स्वदेशी दोनों का स्वप्न सिद्ध करने का काम 25-30 साल में अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो बाबा रामदेव जी ने किया है। आज एक सन्यासी योग को पूरी दुनिया में फैलाने में, इसकी स्वीकृति लाने में, इसके जो सहज लाभ है उसको दुनिया भर ने स्वीकार किया, वो लाने में आज बाबा रामदेव ने सफलता हासिल की है। और स्वदेशी के भी भावना पड़ी थी, मन में जुस्सा भी था, दिल में गुस्सा भी था, मगर विकल्प नहीं था। बाबा रामदेव ने पतंजलि के माध्यम से एक स्वदेशी विकल्प, अच्छी क्वालिटी और अच्छे मार्केटिंग के साथ देश की जनता के सामने रखकर स्वदेशी की भावना को भी बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में से बाहर आकर सन्यासी रहते हुए इतनी सारी सफलताएं एक चौथाई जीवन में प्राप्त कर लेना, बाबा ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है, इसके अलावे और कुछ हो नहीं सकता। और पतंजलि संस्था इन्होंने बनाई, 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर भी किया, मगर इसका मुनाफा किसी के पास भी एक पाई भी नहीं जाता है। ट्रस्टीशिप की भावना का जो गांधी जी ने उल्लेख किया था, इसका श्रेष्ठ उदाहरण आज के भारत में कहीं पर है तो पतंजलि संस्था है। आचार्य बालकिशन स्वामी जी सोचते हैं, ये दौड़ते हैं, अपनी कुशलता से ये पूरे काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत भी की है और सफलता भी अर्जित की है। एक लुंगी और सफेद कपड़े में खड़ा हुआ आदमी विश्व की बड़ी कंपनियों की कतार में 50वें 60वें नंबर पर खड़ा रहता है, तब आश्चर्य भी होता है और आनंद भी होता है। ईश्वर ने इतने आशीर्वाद, इतनी क्षमता देने के बाद भी
ये बाबा रामदेव और आचार्य की जोड़ी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो देश के लिए किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए किया, अपने संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए किया। और अभी जो दो काम पतंजलि ने किए हैं, योग को विश्व में स्वीकृति दिलाने का, आयुर्वेद को विश्व में स्वीकृति दिलाने का और स्वदेशी की भावना को पुनः बलवत्तर बनाकर स्वदेशी का एक अच्छा विकल्प देने का, इससे भी कठिन काम बाबा अब आप जो करने जा रहे हैं, वैदिक शिक्षा बोर्ड और वैदिक शिक्षा को गांव-गांव में फैलाने का, बहुत कठिन काम है। एक लंबा कालखंड इससे विमुख हुए समाज का हो गया है। ये रास्ते पर वापिस जाना असंभव दिखता है। अभी बैठकर सोते हैं, मंच पर से बैठकर सोते हैं, मगर आपका रिकॉर्ड है और आपने करके दिखाया है, तो पूरे देश की आशाएं भी आपके साथ बंधी हुई है। बाबा मुझे कहते थे, अभी मैं सुन रहा था, स्पष्ट शब्दों में नहीं कहते थे कि सरकार सहायता करे, सरकार मदद करे, क्योंकि अल्टीमेटली इसके व्यवस्थात्मक पहलू सरकार के पास होते हैं, मगर ये काम में स्वतः तेज ओजस्विता और उसका अपना सत्व इतना है, सभी सरकारों ने इसको मदद करनी ही पड़ेगी। बाबा आप चिंता मत करिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़े हैं इसको सबका समर्थन है। वो बात ठीक है कि थोड़ी देरी हुई है, परंतु मैं मानता हूं कि ये रास्ते को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल होने के बावजूद भी आज 10,000 बच्चों के लिए ये बड़ा आचार्य कुलम बनाया और अब 1 लाख बच्चों को पढ़ने की एक यूनिवर्सिटी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। ये नींव भी कोई कम नहीं, मगर मैं तो आज यहाँ आकर इतना ही कह सकता हूँ कि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को गौरव दिलाने के लिए, हमारी संस्कृति का महिमा मंडन दुनिया में करने के लिए 4.5 साल में अथक प्रयास किया है और परिवर्तन दिखने लगा है। पूरे देश में एक आत्मविश्वास का जागृति हुई है, पूरी देश का आत्मविश्वास लौट आया है कि हम विश्व का नेतृत्व करने के लिए सक्षम हैं और पूरे विश्व का भी देश को देखने का नजरिया बदला है। आज योग दिन के दिन जब गोरे काले भारतीय और विदेशी सब योग की शरण में जाते हुए देखते हैं तो हृदय को बिल्कुल बहुत बहुत आनंद होता है। मोदी जी ने 4.5 साल में जो परिवर्तन किया है उसके बहुत सारे पैमाने, गरीबी उन्मूलन से लेकर देश की सुरक्षा से लेकर देश की अर्थतंत्र को डिसिप्लिन में लाना और आगे बढ़ाना, देश के अंदर नए इथोस का, पारदर्शिता के नए इथोस का सत्यापन करना, स्थापित करना। मगर सबसे बड़ा काम अगर मोदी जी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, तो भारतीय संस्कृति को विश्व में गौरव दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और जिस प्रकार से द्रुत गति से भारत और भारतीयता की स्वीकृति देश में बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इसको और गति देने के लिए ये आचार्य कुलम सबसे उपयुक्त संस्था है। यहाँ से जो तेजस्वी ओजस्वी हमारे वैदिक संस्कार से सिंचित बच्चे निकलेंगे, वो न केवल भारत, दुनिया भर के अंदर जितने विकार फैले हैं, ये सभी विकारों का समन करते हुए भारतीय संस्कृति का झंडा दुनिया में गाड़ सकते हैं, ऐसा मेरे मन में दृढ़ विश्वास है। मैं आज इस मौके पर परम पूज्य अवधेशानंद जी, गोविंद गिरी जी महाराज, प्रद्युमन जी, बाबा रामदेव, इस सब के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ईश्वर को ये प्रार्थना करता हूँ, बाबा आपका ये संकल्प जल्दी पूरा हो, जल्दी ये रास्ते पे पूरा देश आगे बढ़े और एक 250-300 साल की जनता के मन की लघुता ग्रंथि जो खड़ी हुई है, प्रजा की लघुता ग्रंथि खड़ी हुए, इसके निर्वहन के लिए हम सब सफल हो, अपने जीवन काल के अंदर सफल हो। व्यक्ति के अंदर अगर लघुता ग्रंथि का निर्माण होता है तो उसका निरसन कोई साइकियाट्रिस्ट कर सकता है, मगर प्रजा के मन में
देश के नाते, प्रजा के नाते लघुता ग्रंथि का निर्माण होता है तो शिक्षा के अलावे इसका निरसन कभी नहीं हो सकता। शिक्षा ही ये लघुता ग्रंथि का निरसन कर सकती है। और मैं मानता हूँ कि आपने बहुत शुभ दिशा में शुरुआत की है। हम सब हर प्रकार की सहायता के लिए बाबा आपके काम में सदैव खड़े रहेंगे और ये काम जो आपने लिया है इसको ईश्वर सर्व प्रकार से सफल बनाए और आपको यश दे। यही प्रभु प्रार्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। मैं एक बात को लगभग 4 वर्षों से एक बार भी मैंने मीडिया के सामने नहीं बोला कि ये अंतरंग विषय है, लेकिन आज वो विषय हमारे बड़े भाई ने बोल ही दिया है। तो मैं आज आश्वस्त हूँ कि बहुत जल्दी ही जो प्रस्ताव पिछले लगभग 50 वर्षों से सरकारी स्तर पर चलाया था कि वैदिक संस्कृति, संस्कृत और आध्यात्मिकता व आधुनिकता पर आधारित एक शिक्षा बोर्ड की नितांत आवश्यकता है, और अब वो वक्त आ गया है कि ये सपना बहुत जल्दी साकार होगा। ये मैं पहली बार मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। देश के कार्यकर्ताओं के बीच में एकांत में तो मैं बोलता रहता था, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं थी, हेडल्स थे, उन सबको लगभग अब पार कर लिया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अवरोध कई प्रकार के विजातीय तत्वों की तरफ से खड़ा किया जाता रहा, लेकिन आज अमित भाई जी के कहने से मैं आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी ही मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भी इस देश में भारतीय शिक्षा पद्धति का एक नया विकल्प खड़ा होगा और पूरा भारत अपने पुनः उस प्राचीन गौरव को प्राप्त करेगा। आज अमित भाई जी के इस आश्वासन से, इनके संकल्प से हम अभिभूत हैं। और मैं ही नहीं, हमारे कोटि कोटि वो समर्थक, लाखों वो कार्यकर्ता जिन्होंने एक एक पल भारत माता के लिए जिया है और इसमें अपनी सेवा की आहुतियां दी हैं, और आज उस संकल्प को भी इन्होंने स्वर दिए। मैं संकोचवश नहीं कह पा रहा था। मैं एक बात, मुझे अमित भाई ने कहा कि स्वामी जी मेरे परिवार में जो बेटी है उसको आप ऐसा आचार्य दीजिए कि मैं उसको संस्कृत पढ़ा सकूं, संस्कृत में और संस्कृति में। जैसी निष्ठा मैंने भाई अमित जी की देखी है वैसी निष्ठा पिछले 30 सालों में मैंने किसी राजनेता की नहीं देखी है जो इतने शिखर पर हो। अपनी संस्कृति में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में, अपनी सनातन भारतीय ऋषि परंपरा में वो एक एक पल जीते हैं। और वैसे व्यक्तिगत बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, रोज आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस पीते बाबा मार्केटिंग कर रहा है और वो भी पतंजलि का पीते तो भाई देखो, वो हीरो हीरोइन के द्वारा अपनी मार्केट करते हैं, हमारे हीरो तो अमित भाई है। और वो जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं स्वदेशी को अपनाओ, क्योंकि ये हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ विषय है। और उन्होंने अपने आहार पर नियंत्रण करके और अपने संकल्प से अपना शारीरिक भार भी करीब 20-25 किलो के आसपास कम किया है, और राजनीतिक भार तो इतना भारी है उनका कि सारे विरोधी अनुलोम विलोम कर रहे हैं।